वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। आज हम जीएस या सामान्य विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर क्या है? नींबू की एक प्रजाति है, नींबू का एक प्रसिद्ध कीट है, नींबू का एक रोग है, इनमें से कोई नहीं। तो सिट्रस कैंकर जो होता है नींबू का एक रोग होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषाणु वायरस क्या है? एक कोशिकीय है, कोशिकीय होता है, अकोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय होता है। तो जो वायरस होता है या न तो एक कोशिकीय होता है, न कोशिकीय होता है, न बहुकोशिकीय होता है, तो ये होता है अकोशिकीय होता है, इसलिए इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, अकोशिकीय। अगला क्वेश्चन है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच का मान क्या होता है? 4.5, 6.45 से 6.55, 7.35 से 7.45, 8.25 से 8.35। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। जो मानव रक्त के पीएच का मान 7.35 से 7.45 के लगभग होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, अति लघु लघु समय अंतरालों को सही से मापने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? पल्सर का, परमाणु घड़ियां, क्वार्ट्ज घड़ियां, श्वेत वामन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका परमाणु घड़ियां का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी बदलने के लिए, डीसी को एसी बदलने के लिए, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए। तो जो रेक्टिफायर होता है उसका प्रयोग हम करते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। एसी को हम अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं, डीसी को डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो रेक्टिफायर का यूज करते हैं हम एसी को डीसी में बदलने के लिए, और जो डीसी से एसी को बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्टर का यूज करते हैं। तो जो बी वाला जो ऑप्शन है, डीसी को एसी में बदलने के लिए क्या यूज करते हैं, तो हम याद रख सकते हैं कि डीसी को एसी में बदलने के लिए हम इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? निम्नोलॉजी, हर्पिटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, मेलाकोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, ये कॉमन क्वेश्चन। इसका आंसर होता है ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी होता है वो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन का विज्ञान होता है, ऑर्निथोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त हैं? लगभग 25 मिलियन वर्ष, लगभग 65 मिलियन वर्ष, लगभग 100 मिलियन वर्ष और लगभग 135 मिलियन वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, लगभग 65 मिलियन वर्ष से डायनासोर विलुप्त हैं संसार से। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एमिनोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्ट्रेबोस्कोप से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, स्ट्रेबोस्कोप से हम मापते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। एक पानी से भरी ग्लास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है, किस रीजन से होता है? घर्षण के कारण, जड़त्व के कारण, गति के तीसरे नियम के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो जो जड़त्व का नियम होता है उसको ही, इसके रीजन से ये गति उत्पन्न नहीं होती। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, जड़त्व के कारण। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? इसकी ऊंचाई मापकर, शाखाओं की संख्या गिनकर, वार्षिक वलयों की गिनती करके। आयु मापने का कोई तरीका नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, वार्षिक वलयों की गिनती करके हम ये वृक्ष की आयु का पता लगाते हैं। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्या, मटर पौधा क्या है? शाक है, पुष्प है, झाड़ी है, इनमें से कोई नहीं। तो जो मटर जो पौधा होता है वो शाक की श्रेणी में आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। मटर पौधा जो है शाक है, एक टाइप का शाक है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है? रेयान, नायलॉन, टेरिकॉट, पॉलिस्टर। तो जो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है उसको बोलते हैं नायलॉन। नायलॉन जो होता है वो पहला मानव निर्मित रेशा था। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है, थकावट महसूस होती है? पायूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है मांसपेशियों में थकावट का अनुभव। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? आवृत्ति, समय, आवर्तकाल और तरंग दर्द। तो एंगस्ट्रॉम जो होता है तरंग दर्द का मात्रक होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में उपयुक्त भाषा है? फ्रेंच, जर्मन, लैटिन और डच। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लैटिन भाषा का प्रयोग करते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, न्यूरेटोमी, साइकोकेडोमी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। जो स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट।
पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, न्यूरेक्टोमी, साइकेटोमी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। जो पुरुषों की नसबंदी हो उसको बोला जाता है वैसेक्टोमी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO की मात्रा, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 16%, 21%, 8% और 4%। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4%। जो हमारी छोड़ी हुई मात्रा होती है गैस सांस की हवा, उसमें CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 4% होती है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी पार्ट। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? विटामिन का, वसा का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का। तो नाइट्रोजन जो होता है प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? कोबरा, इलेप्स, वाइपर और अजगर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका कोबरा जो होता है वो जहरीला सांप नहीं होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? पक्षियों का, कैंसर का, भूमि का, स्तनपायी प्राणी का। तो इसका आंसर, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसका आंसर होता है कैंसर। जो कैंसर का अध्ययन जिस विभाग में किया जाता है उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, कैंसर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, चैडविक ने, एंडरसन ने। तो पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन नाम के वैज्ञानिक ने। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट। और ये रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज को थी। इसको याद करने का तरीका है ईटा पर नाचे। तो ईटा, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। ईटा पर मतलब होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था? प्रोटॉन की खोज किया था। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था? प्रोटॉन हो गया। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की, और चैडविक ने ईटा पर नाचे। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था, न्यूट्रॉन हो गया। और एंडरसन ने खोज किया था अपना पॉजिट्रॉन का। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? गौरैया, कोयल, गुंजन पक्षी और साइबेरियन सारस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। जो गुंजन पक्षी होता है वो पीछे की तरफ ही उड़ता है। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? व्हिटेकर ने, लिनियस ने, कोपलैंड ने, हैकल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। व्हिटेकर ने किया था 5 जगत वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन, कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति दबाव का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का। तो इसका अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है कि ज्योति दबाव का है, ज्योति तीव्रता का है कि ज्योति फ्लक्स का है। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि हम कैंडिला जो होता है इसको हम रिलेट कर सकते हैं कैंडल। जो कैंडल होता है हमारा, जो मोमबत्ती जलता है, उस बहुत तीव्र गति से जलता है, उसमें से प्रकाश भी निकलता है, आग निकलता है, तो उसमें तीव्रता होता है। तो हम याद कर सकते हैं ऐसा शब्द होगा जिसमें तीव्रता हो। तो हमारा वो कौन सा शब्द है? सी पार्ट, ज्योति तीव्रता। इसलिए ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला होता है। एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा में भार होगा। इसका आंसर हो जाएगा, आप इसका ऑप्शन देखते हैं, 600 न्यूटन, 3600 न्यूटन, 100 न्यूटन और 0। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, 100 न्यूटन, क्योंकि भार चंद्रमा पर जाने पर कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ जी का मान कम होता है पृथ्वी के रेस्पेक्ट में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, वही रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो जो जी मैंने जो स्मॉल जी होता है, गुरुत्वाकर्षण जिसे बोलते हैं, उसका मान क्या है? पृथ्वी से हम ऊपर जाए या नीचे जाओ वो घटता ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। जी का मान अधिकतम होता है ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर। तो जी का जो अधिकतम मान होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड कॉमन क्वेश्चन है, हर वनडे एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो जो जी का मान होता है अधिकतम होता है ध्रुवों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। जी का मान जो होता है वो निर्भर करता है त्रिज्या पर, पृथ्वी के त्रिज्या पर, आर पर। तो जैसे कि हमारा पृथ्वी हमारा क्या होता है? चपटा होता है, थोड़ा ऐसे होता है। तो ऐसे हम अगर हम खींच लें तो इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल। ये है विषुवत रेखा, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। तो जो नॉर्थ पोल, ये जो दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी है, जो कम है ये कम है और ये ज़्यादा है। तो जो जी के मान हमारा होता है, स्मॉल जी होता है, मतलब इक्वल टू होता है कैपिटल जी एम अपान होता है
आर, जो आर होता है पृथ्वी का त्रिज्या होता है। तो आर की वैल्यू क्या होती है, ध्रुव पर कम होता है। जब इसकी आर की वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू कम होगी तो ये जी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसलिए क्या होता है कि ध्रुवों पर क्या होता है, जी की वैल्यू अधिकतम होता है। और यहाँ ये विषुवत रेखा है तो यहाँ आर की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ आर की वैल्यू कम हो जाएगी। और जो पृथ्वी का केंद्र होता है वहाँ पर आर का मान सबसे कम होता है, इसलिए वहाँ आर का मान, जी की वैल्यू सबसे कम होती है। पृथ्वी के केंद्र में आर के मान 0 होते हैं। तो जी का मान अधिकतम कहाँ होगा, ध्रुवों पर होगा आपका, कैंसिल हो जाएगा ये पार्ट। वैसे अगला क्वेश्चन है, तो जी का मान न्यूनतम होता है तो जी का मान न्यूनतम कहाँ होगा, विषुवत रेखा पर होगा। अब हमने समझाया है विषुवत रेखा, इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, पहले बढ़ता फिर घटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कम। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, ये पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह प्रजनन में बाधा डालती है, मच्छरों को भगाती है, लार्वा के सांस में बाधा डालता है, मच्छरों के लिए उच्च विष है। तो इसका आंसर होगा सी पार्ट, लार्वा के सांस में बाधा डालता है, सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा आपका। मछलियाँ जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं क्योंकि मछलियाँ गर्म खून की होती हैं, मछलियों की तली का पानी जमता नहीं, बर्फ मछलियों तक उसमें पहुँचती है, मछलियाँ बर्फीली मौसम में सुसुप्तावस्था में रहती हैं। तो इसका आंसर ये है कि झील की तली का पानी जमता नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, इसलिए वो जिंदा रहते हैं नीचे। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी, न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, गैलीलियो ने, राइट ब्रदर्स ने। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज राइट ब्रदर नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट। कार्य क्या मात्रक है, जूल, वाट, किलोग्राम, डायनी, ये कॉमन क्वेश्चन है। ये कार्य का जो मात्रक होता है जूल होता है, जूल ऐसे हम जूल को हम ऐसे लिखते हैं, ये थोड़ा सा गलती हो गया है। तो जूल, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जूल, आंसर हो जाएगा इसका जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है एसआई पद्धति में। सीजीएस पद्धति में इसका कार्य का मात्रक अर्घ होता है। कभी कभी ये भी पूछता है कि सीजीएस पद्धति में जूल का मात्रक क्या होता है, तो जूल का मात्रक अर्घ होता है, नहीं नो सॉरी, कार्य का मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। और वैसे कार्य का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है, जूल होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। यहाँ ऑप्शन है क्या है, गलत टाइप हो गया है, इसको काट देते हैं। अगला क्वेश्चन, ध्वनि नहीं गुजर सकती है जल से, वायु से, स्टील से और निर्वात से। तो आप सब लोग जानते ही हैं, जल से भी जा सकती है, वायु से भी जा सकती है, स्टील से भी जा सकती है, लेकिन निर्वात क्या होता है, वहाँ वैक्यूम होता है, वहाँ से ध्वनि नहीं गुजर सकती, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, निर्वात से ध्वनि नहीं गुजर सकती है। आज के लिए इतना ही। Thanks for watching Viswa Study Point. Thanks for watching this video. Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much again.